हेलो एंड वेलकम बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं बच्चों, एवं समीकरण होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं जो हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं का एग्जाम्पल होता है बच्चों। जैसे लोहा लोहा अपने घर में देखे होंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर रख देते हैं, लेकिन उसमें नमी पड़ता है, वाटर पड़ता है, ऑक्सीजन पड़ता है, तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। मतलब हम लोग उससे समझ आता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो अभिक्रिया होगी, तभी तो ऐसा उसका चेंज हुआ। पहले जो रॉड होता है, जो लोहा होता है बच्चों, अलग होता है, लेकिन जब जंग लग जाता है तो उसके ऊपर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर का, थोड़ा रेड रेड ब्राउन टाइप का क्या हो जाता है, उस पर परत चढ़ जाती है, अभी परत क्यों हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ होगा। इस प्रकार से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ भी धातु हो या कोई भी पदार्थ हो, उसमें कुछ न कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, और ये क्रियाएं क्या है, मेरी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बच्चों, देखते हैं कि होता क्या है, हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो जैसे एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया है, देखो, इसमें हम लोग लिए हैं दानेदार जस्ता। दानेदार जस्ता मतलब बच्चों जिंक, जिंक होता है, उसको जस्ता बोलते हैं बच्चों। तो जिंक के छोटे छोटे दाने दाने हिस्से को लेते हैं और उस पर डालते हैं बच्चों तनु सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि दोनों ही हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है। तो हमने इसको डाल दिए, किस में डाल दिया, मैंने एक फ्लास्क में डाल दिया, और इस फ्लास्क को ऊपर से मैंने एक लकड़ी का होता है, कार्क होता है बच्चों, उससे मैंने उसको ढक दिया। अब उसके बाद देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट होता है उसके अंदर, कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब कि जो दानेदार जस्ता है और उसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसमें कुछ चेंजेस तो हो रहा होगा। अब जैसे जिंक को डाल दिया मैंने, जिंक को डाला किसके ऊपर, जिंक सल H2SO4, H2SO4 मतलब H2SO4 मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसको डाल दिया तो इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ होगा। अब देखो बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, देखो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। अब तो कैसे निकला होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा तभी तो निकला होगा। तो कैसे होता है बच्चों, इसके रासायनिक अभिक्रिया, जिंक लिया हूँ और H2SO4 को लिया हूँ, तो क्या बनता है बच्चों, जिंक सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, ZnSO4, और वो हाइड्रोजन क्या हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं बच्चों। तो इस प्रकार से इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जब जिंक H2SO4 से रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो मेरे को जिंक सल्फेट तो प्राप्त होता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ चेंजेस होता है, ऐसा करके बताया। तो यहाँ पर कुछ, जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, जब भी कोई भी कुछ भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो किस किस मतलब जो धातु है अभिक्रिया कर रहा है, अधातु जो भी अभिक्रिया कर रहा है, जो भी पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। पहली, अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था मतलब क्या होता है सर, अवस्था मतलब ये होता है बच्चों, होता क्या है, जैसे पहले था सॉलिड अवस्था में था, ठोस अवस्था में था, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो गया, वो गैस में हो गया या फिर लिक्विड में हो गया, होता है ना बच्चों। जैसे आप लोग वाटर को लेते हो, वाटर कैसे होता है, H2O, ये कैसा होता है, पहले लिक्विड होता है, L लिखते हैं। अभी जब इसको तोड़ता हूँ बच्चों, तोड़ता हूँ मैं, तो क्या निकल जाता है बच्चों, H2 प्लस OH माइनस, मतलब H2 नहीं रहता, सिर्फ H बस रहेगा। तो H और OH माइनस में टूट जाता है बच्चों, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हो जाता है, OH अलग हो जाता है। जैसे आप लोग वाटर को क्या करो, गर्म करो, क्या होता है बच्चों, वाटर को आप गर्म करो तो किस में परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में, भाप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब किस में, द्रव का या लिक्विड का गैस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब इसको बोलते हैं अवस्था में चेंज होना। रंग में परिवर्तन, जैसे मैं लोहा का बताया मैंने, लोहा पहले कैसा होता है, सिंपल होता है ना, उसके बाद उसमें जंग लग जाएगा तो उसका कलर क्या होता है, चेंज होता है। गैस का निष्कासन होता है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का हुआ मैं बताया। ताप में परिवर्तन होता है बच्चों। तो ये सभी क्या होता है, चेंजेस होती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तब। तो रासायनिक समीकरण को हम लोग दर्शाते कैसे हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते कैसे हैं, जैसे इसमें एक अभिक्रिया को दिया गया है, हम लोग लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं RSH, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया मैंने, जो मैंने मैग्नीशियम एक धातु लिया, क्या लिया, मैग्नीशियम एक धातु लिया, और उसके साथ ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया। क्या क्या मैंने मैग्नीशियम धातु लिया और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, अभिक्रिया कराया, तो मेरे को क्या प्राप्त हुआ बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो इसमें
कौन सा अभिकारक है, कौन सा उत्पाद है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे बच्चों? जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भाग लेता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण होता है, उसमें जो लेफ्ट साइड भाग लेता है बच्चों, वो होता है मेरा अभिकारक। क्या होता है? मेरा अभिकारक होता है। और जो दोनों अभिक्रिया करके जो बाद में राइट हैंड साइड पर जो पदार्थ या उत्पाद बनता है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? उत्पाद बोलता हूँ बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है? मेरा अभिकारक रहता है, और राइट हैंड साइड में मेरा क्या रहता है बच्चों? उत्पाद रहता है। हम बच्चों हमको समझ आएगा। देखो यहाँ पर लिखा है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जो रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। किस में परिवर्तन हो रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उसको मैं क्या बोलूँगा? अभिकारक बोलूँगा। क्योंकि इसी में तो दोनों में परिवर्तन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो परिवर्तन किस में हो रहा है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में हो रहा है। ठीक है बच्चों। अब उत्पाद किसे कहते हैं? देखो, इस अभिक्रिया में नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मतलब बच्चों, जो पदार्थ क्या, जिस पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होगा उसको अभिकारक, और जो हमारा पदार्थ नए बनेंगे, नए पदार्थ बनेंगे, मतलब ये दोनों अभिक्रिया करके जो नए पदार्थ बना, उसको मैं बोलता हूँ बच्चों उत्पाद बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चों? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद समझ आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में जो रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें, उसको अभिकारक, और जो नए पदार्थ बनते हैं वो दोनों रिएक्ट करके उसको बोलता हूँ मैं उत्पाद बोलता हूँ बच्चों। ठीक, समझ आ गया। हाँ, तो अब आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। अब रासायनिक समीकरण को हम लोग लिखते कैसे हैं उसको देखते हैं बच्चों। रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं? हम तो अपने शब्दों में लिख दें कि इसको अभिकारक बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, ऐसे तो लिख दें। इसको उसको फार्मूला के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। तो रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड को सूत्र का स्मरण करें, उसका सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है बच्चों Mg। क्या होता है? Mg। और उसके ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है, हम लोग 9th में ही इसको अच्छे से पढ़ते हैं बच्चों। और उसके बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है उसका होता है MgO। क्या होता है मेरा? MgO। तो ये इस प्रकार से इसका रासायनिक सूत्र होता है बच्चों। ठीक, रासायनिक सूत्र हमें को समझ आ गया सर? समझ आ गया। अब दोनों की ओर देखते हैं। इसको ए मेरा लेफ्ट साइड है, ए मेरा राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है, दोनों के बीच धन का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है। इस प्रकार राइट हैंड साइड में इधर तीर के निशान के आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसमें हम लोग परमाणु की संख्या की गिनती करते हैं बच्चों। परमाणु की संख्या की गिनती करते हैं कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं बच्चों। रासायनिक समीकरण बैलेंस करना सीखते हैं। अभी वहाँ पर बैलेंस नहीं था, तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे। तो उसका महत्व क्या है बच्चों? हम लोग 9th में पढ़ते हैं। 9th में क्या पढ़ते हैं बच्चों? आप लोग देखे होंगे। हाँ, अब देखते हैं बच्चों की कोई भी समीकरण रहता है उसमें हम लोग कैसे कोई भी समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो 9th क्लास में हम लोग एक पढ़ते हैं, वर्ड पढ़ते हैं बच्चों, द्रव्य संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोलते हैं उसको, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए उसके अनुसार क्या बोलते हैं बच्चों? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो अभिकारक होता है और जो मेरा उत्पाद होता है, दोनों के द्रव्यमान होते हैं बच्चों समान होता है। मतलब क्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे समझ में आया होगा, देखते हैं। देखो जैसे जिंक है, उसको मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना बच्चों? जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। इसी को फार्मूला के फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ मैं? जिंक ऐसे लिखते हैं, Zn को जिंक बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। और वो दोनों अभिक्रिया करके बनाया बच्चों, जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। अब दोनों अभिक्रिया में देखता हूँ बच्चों कि मेरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कार्य कर रहा है कि नहीं, ये देखता हूँ। तो जिंक लेफ्ट साइड में कितने हैं बच्चों? एक है बच्चों। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में कितने देखो? और एक ही है। तो सर आप बोलोगे ये तो बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग हाइड्रोजन को देखते हैं बच्चों, कितने हैं? कितने हाइड्रोजन हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन सर 2 है। कितने हाइड्रोजन है? 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर भी 2 हैं। अच्छा सर, हम लोग को समझ आ गया, ये भी संतुलित है ना। उसके बाद देखते हैं SO4 को, देखते हैं कितने SO4 है। यहाँ पर कितने SO4? अच्छा, दोनों साइड मेरे को कैसे दिख रहे हैं बच्चों? समान दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो समीकरण पूरा संतुलित है, क्योंकि जितने ही लेफ्ट हैंड साइड में है उतने मेरे को राइट हैंड साइड में मिल रहा है ना। समझ आ गया? तो यही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है बच्चों। ठीक है, एक कोई अदर एग्जांपल देख लेते हैं, और कुछ अदर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं बच्चों। चलो देख लेते हैं सर क्या होता है। जैसे मैंने बताया, एक नया एग्जांपल यहाँ से लेते हैं बच्चों। कहाँ से? मैंने आयरन होता है लोहा बच्चों, उसको किसके साथ कराया अभिक्रिया? H2O वाटर के साथ कराया, तो मेरा बना Fe3O4 बना। क्या बना? Fe3O4 बना, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो आप बोलोगे सर ये तो समीकरण बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है सर? बैलेंस क्यों नहीं है? आप बोलोगे सर क्या बोलोगे आप लोग
कि सर इस तरफ तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही आयरन है, राइट हैंड साइड में 3 आयरन दिख रहा है मेरे को। Fe कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन मेरे को कितने मिल रहे हैं? 1 ही मिल रहे हैं। राइट हैंड साइड में कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है सर। तो आप लोग बोलोगे सर तो बैलेंस नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या करना है बच्चों? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करके देखते हैं हम लोग क्या होता है। जो चरण फर्स्ट दिया है, स्टेप फर्स्ट है, उसमें क्या करना है, जो भी समीकरण दिया है हम लोग को, जो भी समीकरण दिया है उसको एक बॉक्स में बंद कर लेना है। क्या करना है, जैसे इस प्रकार बॉक्स में सभी को क्या कर लेना है? बंद कर लेना है। ठीक, बंद कर लिए। उसके बाद क्या करना है बच्चों? सेकंड में क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो अभिकारक है, लेफ्ट हैंड साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं? अभिकारक। उसमें कितने अणु हैं, मतलब कितने परमाणु हैं उसको हम लोग नोट करना है। तो Fe का कितने परमाणु है? 1 परमाणु। H2 को कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 1। और उस प्रकार राइट हैंड साइड में देखते हैं Fe के कितने यहाँ पर? 3 हैं। और हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4 है। अब हमने दोनों तरफ नोट कर लिए। अब तीसरा देखते हैं बच्चों। तीसरा क्या देखते हैं, अब सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलन, मतलब जिसका परमाणु अधिक है। अब किधर देखो, लेफ्ट हैंड साइड देखो या राइट हैंड साइड, दोनों साइड देखेंगे कि किसकी परमाणु संख्या सबसे अधिक है। तो ऑक्सीजन का मात्रा जो 4 सबसे ज़्यादा है, 4 है। किसका है? ऑक्सीजन का सबसे 4। वो भी किस साइड है? राइट हैंड साइड में है बच्चों। क्या है? राइट हैंड साइड में है। तो देखते हैं बच्चों, उसको हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। तो उस यौगिक में सबसे पहले वाले तत्वों को चुनिए। उस आधार पर Fe3O4 और उनके ऑक्सीजन तत्वों को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? ऑक्सीजन को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर केवल 1 ऑक्सीजन है। बाईं ओर कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। तो बाईं ओर मैं किससे गुना कर दूंगा? 4 से गुना कर दूंगा बच्चों। किससे गुना कर दूंगा? 4 से गुना कर दूंगा। देखो वाटर में मेरे पास एक ही ऑक्सीजन था लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन इस साइड मेरे को कितने ऑक्सीजन मिल रहा है? 4 ऑक्सीजन मिल रहा है ना। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को किससे गुना कर दूंगा? 4 से गुना कर दूंगा। तो जिससे मेरा ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखते हैं कैसे किए। ये देखो, देखो समझ आया? मैंने किसके गुना कर दिया? 4 से इसको गुना कर दिया। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन को तो बैलेंस तो हो गया, ऑक्सीजन तो राइट हैंड साइड में भी 4 हो गया, ऑक्सीजन भी राइट हैंड साइड में 4 हो गया। अच्छा, अब देखते हैं हाइड्रोजन के, देखते हैं सर। अब हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं बच्चों? 2 है। अभी इधर कितने हो गए बच्चों? 4 × 2 कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। तो सर इधर राइट हैंड साइड में तो 2 ही हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना है बच्चों? कितना है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में 8 हो गया। तो उसको भी हमको बैलेंस करना पड़ेगा, उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग आयरन को भी ले लेते हैं। उससे पहले आयरन को भी ले लेते हैं, Fe को भी ले लेते हैं, उसको भी साथ में बैलेंस कर लेते हैं। तो Fe राइट हैंड साइड में कितने हैं बच्चों? 3 है। तो और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 1 ही है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा? 3 से गुना कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं? 3 से गुना कर दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बच्चों? 3 Fe हो जाएगा ये। और इसके प्रकार ये पूरा बैलेंस हो गया मेरा। क्या हो गया? 3 Fe भी ले लिया मैंने, 4 O भी ले लिया मैंने। तो यहाँ देखो, इसको 4 से गुना कर दिया मैंने और इसको 3 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार ये मेरा पूरा बैलेंस हो जाता है। हो गया बैलेंस पूरा। हाँ, तो अब देखते हैं बच्चों क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अब देख लिए हम लोग इस आयरन को किससे गुना करें? 3 से। अब सर बोलेगा हाइड्रोजन तो अभी बैलेंस नहीं हुआ है सर। तो हाइड्रोजन को देखो, इधर मेरे पास कितने दिख रहा है? 2 हाइड्रोजन। इधर मेरे को दिख रहा है 4 × 2, मतलब 4 × 2। तो कितना दिख रहा है? 8 हाइड्रोजन दिख रहा है। तो राइट हैंड साइड में मेरे को कितने दिख रहे हैं? 2। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को दिख रहा है 8। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड में जो मेरे को हाइड्रोजन है उसको मैं किससे गुना कर दूंगा? 4 से। तो 4 से गुना कर दूंगा तो 4 × 2, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको मैं भी बैलेंस कर सकता हूँ। तो आगे देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। तो देखिए, मैं जो बताया, इसको हाइड्रोजन को कैसे कितने से गुना कर दिया? 4 से गुना कर दिया। तो मेरा हो गया 4 और 4 × 2, तो मतलब 4 × 2 कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। देखो 4 × 2 8 हो कर दिया। इधर भी 8 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 8 हो गया। देखो मेरा क्या क्या बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बैलेंस हो गया। देखते हैं हम, मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 4 हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन मेरे पास 4 हो गया बच्चों। 4 से गुना कर दिया तो हाइड्रोजन मेरे पास 8 हो गया। यहाँ भी मेरे पास हाइड्रोजन 8 हो गया। अब आयरन बस बचा मेरे, तो आयरन को किससे गुना करूँगा? 3 से गुना कर दूंगा। तो ये भी बैलेंस हो जाएगा मेरा, क्योंकि राइट हैंड साइड में कितने आयरन दिख रहे हैं? मेरे को 3 आयरन दिख रहे हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कितना गुना कर दूंगा? 3 से गुना कर दूंगा। तो ये भी मेरे को संतुलित हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से मेरा पूरा क्या हो जाएगा? अभिक्रिया पूरा संतुलित हो जाएगा। तो 3Fe4H2O Fe3O4 + 4H2, ये हो गया। पहले कैसे था बच्चों? हमको पहले कैसे था? Fe था, उसके बाद था H2O था, उसके बाद बना था अपना सर क्या बना था? Fe3 और O4 बना था, प्लस
हाइड्रोजन गैस बाहर निकला था। अब इसको बैलेंस कैसे किए हम लोग, जो सबसे बड़ा है मतलब जिसकी संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे पहले किसकी अधिक संख्या है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस किया। तो राइट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं सर, मेरे को 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को एक ही ऑक्सीजन दिख रहा है, तो उसको मैंने किससे कर दिया, 4 से गुना कर दिया, तो 4 ऑक्सीजन हो गया मेरा। उसके बाद अब देखते हैं हाइड्रोजन को, देखता हूँ मैं हाइड्रोजन इस साइड कितने हो गया बच्चों, अब 8 हो गया, 2 और इंटू 4, 2 इंटू 4 8 हो गया। और राइट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन, मेरे पास 2 ही हाइड्रोजन, तो इसको कैसे किया, 4 से गुना कर दिया, तो ये भी मेरा कितना हो गया, 8 हो गया। अब बचे सिर्फ आयरन बचा। आयरन इधर कितने हैं मेरे पास, 3 है, इधर कितने हैं मेरे पास 1, तो इसको भी मैंने 3 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार मेरा समीकरण ये हो गया, मेरा पूरा बैलेंस हो गया। तो इस प्रकार से बैलेंस करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हिंड एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो आपको पेपर में इसी नाम से भी पूछा जाता है, हिंड एंड ट्रायल विधि क्या होता है, या फिर रासायनिक समीकरण मतलब जो हिंड ट्रायल विधि है उसको आप लोग बताइए। तो आप लोग बता सकते हैं, यस सर बता सकते हैं, बिल्कुल कुछ कठिन नहीं है सर। चलो अब आगे देखते हैं भाई। अब उसके बाद ना जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भौतिक अवस्था को लिखना होता है बच्चों। भौतिक अवस्था मतलब कि लिक्विड है कि गैस है कि सॉलिड है, ये ऐसा लिखा जाए। जैसे यहाँ पर देखो आयरन मेरा जो लोहा कैसा होता है, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, द्रव होता है कि ठोस होता है कि गैस होता है, ठोस होता है सर। तो आप लोग कैसे लिखो, एस लिख दिया, एस क्यू मतलब सॉलिड, ठीक है। जैसे वाटर के यहाँ पर किस फॉर्म में लिखा हूँ मैंने, गैस के फॉर्म में लिया हूँ, गैस के फॉर्म में लिया हूँ, गैस के फॉर्म में लिया हूँ, और गैस के फॉर्म में ही हाइड्रोजन मेरा बाहर निकला। गैस के फॉर्म में क्यों लिया हूँ सर, क्योंकि यहाँ पर नमी के रूप में आता है बच्चों, भाप जैसे बोलते हैं ना, वाष्प के रूप में, तो वाष्प के रूप में आयरन से मिलते हैं और इसका निर्माण करते हैं Fe3O4। तो ये भी सॉलिड है, तो सॉलिड अलग जगह है बच्चों, और गैस अलग जगह है। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। तो रासायनिक समीकरण बैलेंस करते हैं तो कुछ उत्प्रेरक भी लगते हैं बच्चों हमको। कुछ उत्प्रेरक जैसे कभी कभी अभिक्रिया करने के लिए कुछ परिस्थितियाँ चाहिए होती हैं, कि हर परिस्थिति में तो कोई भी अभिक्रिया नहीं हो जाती, उसके लिए कुछ लिमिट कंडीशन होता है बच्चों, कि हमको इतना टेम्परेचर दूंगा। जैसे मेरे को पानी को गर्म करना है, तो सर बोलोगे आप 100 डिग्री जब तक नहीं दोगे तब तक पानी तो उबलेगा नहीं, तो मेरे को कुछ तो देना पड़ रहा है। जैसे कुछ में कुछ कर रहा हूँ तो प्रेशर, जैसे किसी वस्तु को मैं दबा रहा हूँ, कुछ पदार्थों को दबा रहा हूँ तो मेरे को प्रेशर दबाना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ काम को जल्दी करना तो उत्प्रेरक देता हूँ मैं, तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। तो ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि ना परिस्थितियाँ देते हैं। परिस्थितियाँ मतलब इन सभी को चीज़ को देते हैं तो मेरा काम आसान हो जाता है बच्चों। जैसे CO है H2 से रिएक्शन किया 340 ATM, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब वायुमंडलीय दाब बोलते हैं बच्चों, इसमें किया तो मेरे को प्राप्त हुआ मेथेनॉल CH3OH, इसको बोलते हैं मेथेनॉल बोलते हैं। उसी प्रकार CO2 को H2O से कराया। ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, नाम बताइए क्या होता है। ये होता है प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन बच्चों, याद रखेंगे, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण होता क्या है सर, प्रकाश संश्लेषण ये होता है जिसमें होता है प्लांट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के मतलब वाटर से रिएक्ट करके सनलाइट एवं क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्म करता है, और क्या करता है बच्चों, वाटर भी रिलीज करता है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्योंकि हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है बच्चों, प्लांट से मिलता है सर। आप बोलोगे प्लांट से, तो प्लांट कौन से प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, तो कौन सा प्रोसेस है वो, प्रकाश संश्लेषण है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में होता है, ये सनलाइट, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है पौधों को, और उसको क्लोरोफिल चाहिए। तो क्लोरोफिल क्या होता है सर, क्लोरोफिल ये होता है बच्चों जिसमें पौधे का जो पत्तियां होती हैं वो कैसा होता है, हरा कलर का होता है। तो हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है बच्चों, ठीक है। और भोजन क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाता है। इसी ग्लूकोज पर सभी व्यक्ति मतलब जीव जंतु होते हैं डिपेंड रहते हैं, क्योंकि जो जितने भी जीव जंतु होते हैं पौधे पर ही डिपेंड होते हैं। और पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन हम तो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, पर तो हम कहाँ से ले रहे हैं भोजन को, पौधे से ही ले रहे हैं ना। चावल कहाँ से आया, पौधे से ही आया। सब्जी कहाँ से आया, पौधे से ही आया। इस प्रकार और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो इस प्रकार केमिकल रिएक्शन मेरा पूरा बैलेंस होता है बच्चों। देखें एक जो है इसको मैं बैलेंस करके देखूं, बैलेंस करके देखते हैं सर। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं, इसको L से लिख दिया, L हो गया राइट मतलब लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। मैं पहले देखता हूँ कार्बन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, मैं ये चेक करता हूँ कितने हैं सर। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे कार्बन दिख रहा है 6 दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं मेरे को 6। लेकिन राइट हैंड साइड में देखो कितने कार्बन है मेरे पास, ये भी 6 है, बैलेंस है सर, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन को देखता हूँ, तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, यहाँ पर 2 इंटू सिक्स तो कितना हुआ 12 हुआ। और इधर कितने ऑक्सीजन है फिर यहाँ पर 12 है,
12 इतने हैं, तो मेरे पास कितना हो गया 24 ऑक्सीजन इधर हो गया, और राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर हो गया 12 मतलब 18 हो गया ऑक्सीजन, और 6 कितना हो जाएगा 24। तो इधर मेरा क्या होगा बैलेंस। वाटर में हाइड्रोजन देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन देखेंगे सर, तो यहाँ पर मेरे को 2 इंटू 12 कितना हुआ, यहाँ पर 24 ऑक्सीजन सॉरी वाटर हाइड्रोजन मिल रहा है मेरे को। इधर कितना मिल रहा है, यहाँ पर 12 है, 12 है यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 6 इंटू 2, यहाँ पर मेरे को कितना मिल रहा है 6 इंटू 2, तो यहाँ पर भी 24 हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से मेरा मिल गया हाइड्रोजन भी पूरा मेरा बैलेंस है। तो इस प्रकार का इसका हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक। इसके बाद देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया प्रकार मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है बच्चों जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब दो अभिकारक मिलकर एक नए अभिकारक का निर्माण करेंगे। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होती है बच्चों जिसमें एक अभिकारक टूटेगा और एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, ठीक है, ऐसा होता है बच्चों। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे ऐसा कुछ अभिक्रिया ऐसे होगी जिसमें एक अभिकारक होगा दूसरे अभिकारक को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, मतलब प्रतिस्थापित कर देगा। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं बच्चों, पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। पहला होता है यह यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में अभी बताया, संयोजन मतलब संयोज होना, मतलब योग होना। तो संयोग मतलब दो का योग। तो देखो यहाँ पर दो कंपाउंड लिया हूँ मैं, एक लिया हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, क्या लिया हूँ बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड लिया हूँ। उसको बोलते हैं हम लोग बिना बुझा हुआ चूना। पेपर में पूछा जाता है बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। इसको अभिक्रिया कराया किससे मैंने बच्चों, वाटर से। किससे कराया मैंने, वाटर से कराया। तो देखो दो कंपाउंड यहाँ पर भाग ले रहे हैं, संयोग हो रहे हैं, और एक नए कंपाउंड का निर्माण कौन सा ना, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया CaOH2, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दो पदार्थ मिलकर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दो मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, उसको बोलता हूँ मैं संयोजन अभिक्रिया। जिसको कैल्शियम ऑक्साइड वाटर रिएक्ट किया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए, बुझा हुआ चूना बनाए, और कुछ मात्रा में ऊष्मा को क्या करता है, रिलीज करता है बच्चों। ठीक, समझ आ गया? यस सर, हमको समझ आ गया बिल्कुल। क्यों, कैसे समझ आया? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं सर जिसमें दो अभिकारक भाग लेते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है सर, हमको समझ आ गया भाई। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ देखें, इस जो ऐसा ब्रैकेट में होता है ना बच्चों, उसको जरूर पढ़ना रहता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है बच्चों। ठीक है, समझ आ गया? तो यहाँ पर देखते हैं, ऊपर के अभिक्रिया से निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। जो बुझे हुए चूना होता है ना बच्चों, जो अभी हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त उसको घर में जैसे पोताई करते हैं चूने का, वो वही होता है बच्चों। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। ठीक है, जिससे क्या बनाता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है की एक पतली परत बनाते हैं। सफेदी करने के लिए 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है बच्चों। ठीक, और इसके दीवार पर चमक आ जाती है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का सूत्र भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो पूछा जाता है बच्चों कि संगमरमर का फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, तो फार्मूला बता दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैसे बना सर ये कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं उससे, वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं उससे अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है बच्चों। क्या बनता है, CaCO3 बन जाता है। इसको मैं बोलता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलता हूँ मैं संगमरमर कहता हूँ। क्या बोलते हैं बच्चों, संगमरमर। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से मिल रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। इस प्रकार तो वाटर रिएक्शन देख लेते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल गया और वाटर का निर्माण किया। तो सरल शब्दों में क्या बोल सकता हूँ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, मतलब एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को मैं क्या बोलता हूँ, संयोजन अभिक्रिया कहता हूँ। और इस अभिक्रिया में हम लोग देखें बच्चों कि देखें आगे, मतलब पीछे देखे थे कि इसमें कुछ ऊर्जा क्या हो रही थी, एनर्जी क्या हो रही थी, बाहर निकल रही थी बच्चों। देखें हम लोग, तो ऊर्जा को बाहर निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊर्जा का बाहर निकलना, ऊष्मा का बाहर या ऊर्जा का बाहर निकलना। तो देखो CH4 होता है मेथेन। मेथेन आप लोग देखे होंगे बच्चों, जिसे जहाँ पर जो
गाय का गोबर होता है, कचरा होता है, उसको सब डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ से कुछ गैस निकलती है, उस गैस को क्या बोलते हैं बच्चों, मेथेन बोलते हैं। मेथेन मतलब CH4। उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया तो मेरा बना CO2 बना बच्चों। क्या बच्चा, CO2 बना और वाटर बना और उससे कुछ ऊर्जा भी निकल रहा है। तो इस ऊर्जा को क्या बोलूँगा बच्चों, उष्मा छेपी अभिक्रिया बोलूँगा। क्या बोलूँगा, उष्मा छेपी। उष्मा छेपी किसको बोलूँगा, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, उसको बोलूँगा उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया। ओके बच्चों, अच्छा सर, हमको समझ आ गया सर। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं, जो हम लोग भोजन खा करते हैं उसमें होता है बच्चों ग्लूकोज। क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज होता है सर, हम लोग खाते हैं, उसके बाद हम लोग श्वास के थ्रू मतलब श्वसन के थ्रू क्या लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन लेते हैं। अब वो ग्लूकोज के ऊपर ऑक्सीजन काम करते हैं। अब कैसे काम करता है, आगे और चैप्टर है आप लोगों का रेस्पिरेशन, श्वसन, जो जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ग्लूकोज हुआ और ऑक्सीजन, हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है, हम लोग जानते हैं। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है और साथ में ऊर्जा रिलीज करता है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको नाम याद रखेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों ग्लाइकोलिसिस साइकिल। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। इसको बाद में पढ़ेंगे ध्यान से, पर अभी आप लोगों को इतना पता रहना चाहिए कि कौन सा साइकिल है। तो इसमें ऊर्जा रिलीज होती है, ये उष्मा छेपी मेरी क्या है, अभिक्रियाएं हैं। उसके बाद साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। जैसे आप लोग देखोगे, खाना जो घर में वेस्ट हो जाते हैं उसको हम लोग फेंक देते हैं, तो उसको कंपोस्ट सड़ते हैं, उसके बाद उससे कुछ ना उष्मा निकलती है, ठीक है बच्चों, उष्मा निकलती है, उसको बोलते हैं हम लोग उष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण है ये भी। अब उसके बाद सेकंड अभिक्रिया देख, हाँ अब सेकंड देखते हैं बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। देखो वियोजन के बगल में क्या लिखा है बच्चों, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन, अपघटन मतलब टूटना, वियोजन मतलब टूटना। तो वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक रहेगा वो क्या होगा, टूटेगा और एक से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। देखते हैं बच्चों, आपको समझ आ जाएगा, देखते हैं एग्जाम्पल तो समझ आ जाएगा, आप लोगों को फिक्र नहीं करना। जैसे यहाँ पर लिया है बच्चों, एक उत्पाद लिया है हमारे पास, लिया है फेरस सल्फेट, लिया है फेरस सल्फेट लिया गया है। क्या लिया गया है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। जैसे फेरस सल्फेट होता है बच्चों, FeSO4 बोलते हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, हीट देता हूँ, यहाँ बोलता हूँ बाहर से उष्मा देता हूँ, उसको गर्म करता हूँ। जैसे गर्म होगा फिर वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो टूटता किस में है, ये फेरिक ऑक्साइड में। किस में टूट जाता है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में टूट जाता है। और क्या निकलता है बच्चों, इसके साथ SO2 बाहर निकलता है और SO3 गैस बाहर निकलता है। तो जो फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है ना बच्चों, कैसा होता है, हरा होता है। कैसा होता है बच्चों, हरा। इस कलर को याद रखेंगे, कैसा होता है कलर, कैसा रहता है, ये हरा कलर रहता है। तो हमको क्या क्या मिलता है, देखो मैं वियोजन अभिक्रिया बताया जिसमें एक अभिकारक रहेगा, वो टूटेगा और एक से अधिक उत्पाद का निर्माण कर। तो मेरे को कितने उत्पाद मिल गए, 3 उत्पाद मिल गए यहाँ पर सर, मेरे को 3 उत्पाद। अच्छा बच्चों, और एक मेरे को अभिकारक था, वो तो क्या हो गया, मेरा टूट गया। इस अभिक्रिया को क्या बोलता हूँ मैं, वियोजन अभिक्रियाएं कहता हूँ। तो एक यहाँ एक वियोजन अभिक्रिया है। तो गर्म करने पर फेरस सल्फेट पहले क्या करता है, 7FeSO4 7H2 का जल त्याग देता है। जैसे पहले क्या होता है बच्चों, पहले इस फॉर्म में रहता है, FeSO4 7H2O के फॉर्म में होता है। इसको पहले मैंने हीट किया, हीट इसका निशान होता है बच्चों, हीट उष्मा देना, जिसको पहले 7H2O ना बाहर हो जाता है, पूरा वाटर जितना होता है इसके पास वो पहले बाहर हो जाता है। उसके बाद क्या बचता है बच्चों, 7 वाटर जब से बाहर हो जाएगा तो बनता है अब FeSO4 बनता है। अभी FeSO4 होता है, उसका रिएक्शन फिर इस प्रकार से ये चलता है। एक अदर एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर, जिसको संगमरमर बोले थे, उसी का हम लोग देख लेते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको बोलते हैं चूना पत्थर, है सॉलिड होता है। जब कोई इसको हीट किया जाता है, क्या दिया है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हमको पहुँच होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। क्या होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और क्या प्राप्त होता है मेरे को, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को तोड़ूंगा, चूना पत्थर को तोड़ूंगा, तो मेरे को क्या प्राप्त होता है, CaO प्लस CO2, ये चीज़ मेरे को प्राप्त होता है। अच्छा सर, मेरे को समझ आ गया। अब उसके प्रकार एक और अभिक्रिया देख लेते हैं, एक और अभिक्रिया देख लेते हैं बच्चों। क्या देखते हैं, चलो यहाँ से देख लेते हैं। अब ये जो है इसमें देखते हैं, लेड नाइट्रेट लिए हैं। क्या लिया है बच्चों, लेड नाइट्रेट लिए हैं। क्या लिया हूँ मैंने, लेड नाइट्रेट लिया हूँ, PbNO3 लेड नाइट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। अब इसको तापन किया, तापन मतलब इसको गर्म किया, मैंने क्या किया, गर्म किया। तो उससे गर्म करूंगा तो कुछ गैसें तो बाहर निकलेगी बच्चों, क्या निकलेगी, गैसें तो बाहर निकलेगी। और क्या क्या प्राप्त होता है,
तो देखो जितनी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अभी वो क्या है मेरा वियोजन अभिक्रिया। तो एक अभिकारक है वो टूट रहा है, ठीक है, टूट रहा है और क्या बना रहा है PbO लेड ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है Pb मतलब लेड, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, तो लेड ऑक्साइड मिला। उसी प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिले यहाँ पर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल। तो मैं जब लेड नाइट्रेट को तोड़ता हूँ तो मेरे को क्या क्या मिलता है बच्चों, क्या मिलता है? आप बोलोगे सर मेरे को तो लेड ऑक्साइड मिलता है और एक मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और एक ऑक्सीजन मिलता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? मैं पूछूंगा तो बता दोगे क्या होगा? हाँ सर बता देंगे, क्या होगा? अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। अच्छा बच्चों हम तो समझ गए सर। अच्छा चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कहाँ से चलें करें, यहाँ से अब फिर से देख लेते हैं। ये सभी जो इतने भी क्रियाकलाप दिया है ना उसको आपको पढ़ना होता है, ठीक है, आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए ही वो दिया रहता है, ठीक है। हम जैसे यहाँ पर AgCl लिए, क्या लिए? AgCl। अब AgCl होता है क्या सर? ये होता है बच्चों, Ag को बोलते हैं सिल्वर और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो इसको बन जाएगा क्या बचेगा? सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। अच्छा बच्चों हम समझ गए सर, ठीक है। और उसके बाद उसको सूर्य का प्रकाश, सनलाइट में उसको क्या किया मैंने? गर्म किया। क्या किया मैंने? उसको गर्म किया। किससे किया? सूर्य के प्रकाश से। अब बनेगा क्या सर? क्या बनेगा? हाँ अच्छा आप लोग बोलोगे सर मेरे तो ये बनेगा, टूट जाएगा सर। ये तो क्या टूटेगा? एक तो बना लेगा Ag बना लेगा और एक बना लेगा क्लोरीन, जिससे बना है वही टूट जाएगा सर। तो ये क्या है मेरा? अपघटन अभिक्रिया है। अच्छा हम लोग समझ गए, तो ये भी वियोजन अभिक्रिया के कारण हुआ। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है AgBr, Br को ब्रोमाइड बोलते हैं बच्चों, ब्रोमीन बोलते हैं। तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको सूर्य के प्रकाश के साथ गर्म करते हैं तो ये भी हमको क्या प्राप्त होता है? Ag और Br2 प्राप्त होता है। तो ऊपर दी गई अभिक्रियाएं श्याम श्वेत फोटोग्राफी में क्या है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। फिर इसको याद रखेंगे, इसको AgBr वाले को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इस अभिक्रिया में बच्चों, इस अभिक्रिया में हमको ऊष्मा बाहर निकला कि हमको ऊष्मा देना पड़ा? इतना बताइए मेरे को। क्या हुआ इस अभिक्रिया में? ऊष्मा बाहर निकला कि ऊष्मा देना पड़ा? सर आप बोलोगे तो इसमें तो हम ऊष्मा दे रहे थे तभी तो टूट रहा था, इसलिए तो मतलब हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने HCl है, जैसे यहाँ पर अभिक्रिया थे उसी को ले लेते हैं। जैसे AgCl है उसको मैं क्या करता? सूर्य के प्रकाश को ऐसे लिख रहा हूँ, है ना। सूर्य के प्रकाश की वजह से तोड़ा तो क्या बना सर? Ag बना और Cl2 बना। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं? ऊष्मा तो मैं बाहर से दे रहा हूँ सर, इसमें तो बाहर इधर राइट हैंड साइड में कुछ ऊष्मा तो लिखा नहीं रहे, मतलब इसमें मैं ऊष्मा दे रहा हूँ बच्चों, मैं ऊष्मा अवशोषित कर रहा हूँ मैं, मतलब ये अभिक्रिया क्या कर रहा है? AgCl ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलूँगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहूँगा। ऊष्मा शोषी मतलब जो वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का या ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसको बोलूँगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अच्छा सर हम तो समझ गए। अच्छा अब देखता हूँ तीसरा, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होगा बच्चों? जैसे हम लोग होता है क्या है बच्चों, जैसे हम लोग कोई कंपनी में काम करते हैं, क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोग को समझना। जैसे आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए, जॉब के इंटरव्यू के लिए गए और वो पोस्ट पे कोई व्यक्ति पहले से कार्यरत है, ठीक है, उस पोस्ट पर कोई पहले से कार्यरत है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर पहले से काम कर रहा है वो सक्षम नहीं है उस काम को करने के लिए, ज़्यादा प्रॉपर नहीं है। अब आप उससे ज़्यादा अच्छे बेटर हो, तो आप लोग क्या करोगे? वहाँ पर जाओगे, इंटरव्यू दिलाओगे और आपका जो बॉस होगा, वहाँ का जो मालिक होगा, बॉस होगा, वो क्या करेगा? जो पहले से कार्यरत है उसको क्या कर देगा? वहाँ से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा और उसको आपको ज्वाइन कर देगा। क्यों किया ज्वाइन? क्योंकि आप उससे अच्छे हो, बेटर हो, तो बेटर हो उसको रखते हैं। तो जो अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा उसको वो क्या करता है? जो अच्छे नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं मतलब दुर्बल होते हैं, वीक होते हैं, उसको क्या करते हैं? रिप्लेस कर। तो इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया चलती है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे कुछ उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा सर चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, देखो आयरन दिया है, क्या दिया है? आयरन दिया है और मेरे को दिया है कॉपर सल्फेट दिया है। आयरन दिया है यहाँ पर और एक कॉपर सल्फेट दिया है, इन दोनों का अभिक्रिया कराया तो मेरे को क्या बन गया? FeSO4 बन गया और कॉपर बाहर निकल गया। जो अभी एग्जांपल बताया उसी से समझो। देखो जैसे SO4 को एक कंपनी मान लो जहाँ पर वो काम कर रहा है, CO को मान लो उसका वर्कर मान लो जो उस कंपनी पर काम कर रहा है, पहले से काम कर रहा है। अब आए बाहर से, आप आए Fe के रूप में, Fe के रूप में अब बाहर से आए Fe के फॉर्म में। अब क्या किए? उस कंपनी में गए इंटरव्यू के लिए और इस कॉपर को मैंने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया और खुद उस कंपनी में जुड़ गया। तो FeSO4 बन गया और कॉपर को मैंने क्या कर दिया? बाहर। क्यों कर दिया? क्योंकि जो यहाँ पर आयरन होता है बच्चों, Fe होता है, वो कॉपर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कॉपर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इस कारण कॉपर को उन्होंने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, जिसके कारण बन गया FeSO4 और कॉपर बन गया।
ठीक समझ आ गया। इसको बोलता हूँ मैं विस्थापन अभिक्रिया कहता हूँ। देखो यहाँ पर बोला इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण दिया, जैसे जिंक को फिर कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया, तो इसी प्रकार का फिर चलेगा, जिंक सल्फेट बना देगा, कॉपर को बाहर निकाल देगा। ठीक है बच्चों, आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा भी दे देते, कभी कभी ऐसे दे देंगे कि जिंक सल्फेट को आपको कॉपर से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या कॉपर सल्फेट बनेगा और जिंक बाहर हो जाएगा? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों सर, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिंक को कोई भी मतलब जिंक होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे? कॉपर से। तो कभी स्ट्रॉन्ग को कभी वीक वाला आकर प्रतिस्थापित या विस्थापित नहीं कर सकता। जो वीक होगा उसी को जो स्ट्रॉन्ग होगा वही स्थापित कर पाएगा। तो यहाँ पर जिंक स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लेड स्ट्रॉन्ग है कॉपर से, तो उन्होंने कॉपर को फिर से रिलीज कर दिया और लेड क्लोराइड बन गया, PbCl2 बन गया। इसको आप लोग ना फिर से पढ़ोगे 12th में, फिर से पढ़ते हैं इसको, ऑर्गेनिक में जाओगे वहाँ पर भी पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, आप लोग अभी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। हाँ, अब देखते हैं बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन होता है क्या सर? आप बोलोगे द्विविस्थापन मतलब द्वि मतलब दो बच्चों, विस्थापन मतलब विस्थापन मतलब विस्थापित होना, मतलब दो आयनों का यहाँ पर क्या होगा? एक्सचेंज होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। अब देखते हो कैसे होता है सर, आप देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिया हूँ सोडियम सल्फेट लिया हूँ Na2SO4, क्या बोलते हैं? Na2SO4 को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों? क्या बोलता हूँ? सोडियम सल्फेट बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चों? सोडियम सल्फेट बोलता हूँ। और उसको अभिक्रिया किससे कराता हूँ मैं? बेरियम क्लोराइड से कराता हूँ। क्या करता हूँ? बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराया मैंने। ठीक है, दोनों को मतलब एक परख नली में सोडियम सल्फेट को ले लिया, एक में बेरियम क्लोराइड के लिया, दोनों को मिला दिया, तो क्या हुआ बच्चों? इसका बी ए है और जो Na2SO4 है उसके साथ मिल गया और क्या बना लिया? बेरियम सल्फेट। देखो दो कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, पर दोनों मिल गए बच्चों, दोनों मिल गए और क्या बना लिया? बेरियम सल्फेट बनाया। अच्छा सर, ये बन गया। अब सोडियम और इधर क्लोरीन बच गया, तो सोडियम अलग से मिल जाता है, क्लोरीन इसके साथ और बना लेता है सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, समझ आएगा बच्चों। तो यहाँ पर दो आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, एक तो Ba किसके साथ जा रहा है? SO4 के जा रहा है, तो बेरियम सल्फेट बना लिया। जो Na है वो क्लोरीन के साथ मिल गया और क्या बना लिया? NaCl बना लिया, तो सोडियम क्लोराइड। तो दो आयनों का एक्सचेंज, तो क्या हो रहा है बच्चों? वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच क्या, किसको बीच? अभिकारकों बीच आयनों का आदान प्रदान क्या हो? आयनों का आदान प्रदान हो, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? द्विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इस अभिक्रिया को दिया गया यहाँ पर देखो, इसमें क्या लिए हम लोग? एक परख नली में लिए बेरियम क्लोराइड लिए, उसका विलयन ले लिए। क्या लिए? बेरियम क्लोराइड का विलयन लिए। उसमें ऊपर से हम लोग सोडियम सल्फेट को दूसरे परख नली से बूंद बूंद क्या करिए हम लोग उसमें डाले, तो उसमें कुछ चेंजेस होता है। क्या चेंजेस हुआ होगा? एक तो सोडियम सल्फेट का जो सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड का जो बेरियम, दोनों मिल गया और बेरियम सल्फेट बना लिया, और सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे? श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में कैसा होता है? अविलीय होता है, मतलब अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप किसका प्राप्त होगा बच्चों? बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। जैसे हम लोग किसी को चीज़ को डालते हैं तो तली में क्या हो जाता है बच्चों? बैठ जाता है तली में, जैसे बर्तन होता है उसके तली में बैठ जाता है, मतलब वो जो जल होता है उसमें घुलता नहीं है, तली में बैठ जाता है, उसको बोलता हूँ मैं अवक्षेप बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चों? अवक्षेप। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहूँगा? जब जो जल में अविलेय हैं, जो जल में अविलेय हैं या अवक्षेप जो जमीन मतलब तल में क्या हो जाता है? बैठ जाता है, उसको क्या बोलता हूँ मैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहता हूँ। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको बोलता हूँ अवक्षेपण अभिक्रिया कहूँगा। अच्छा सर, हमको तो समझ आ गया ये भी। अब उसके बाद देखते हैं उपचयन और अपचयन देखता हूँ। क्या देखता हूँ बच्चों? उपचयन और अपचयन। सर आप बोलेंगे उपचयन और अपचयन क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन मतलब रिड्यूस होना, ऑक्सीडेशन मतलब वृद्धि होना। ऑक्सीडेशन मतलब वृद्धि होना, रिडक्शन मतलब कमी होना, ऑक्सीडेशन मतलब वृद्धि होना। तो उपचयन का मतलब होगा जिसमें वृद्धि हो, और रिडक्शन मतलब अपचयन का मतलब हो जिसमें कमी। इसको लिखो सीधा डायरेक्ट लिख लो कमी, और ये इसमें होगा वृद्धि। क्या होगा बच्चों? वृद्धि। अच्छा सर, अब कैसा वृद्धि है कैसा कमी है इसको अब आगे देखते हैं भाई, क्या होता है आगे हम लोग देखते हैं। जैसे मैंने कॉपर का एक क्या लिया? चूर्ण लिया। क्या लिया? कॉपर का एक चूर्ण लिया। कॉपर का चूर्ण कहाँ सर? कहाँ है बच्चों? कहाँ है?
ये कॉपर का चूर्ण लिया, कॉपर का एक टुकड़ा ले लिया मैंने, उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया। क्या किया? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया। अभिक्रिया मतलब जैसे कॉपर का आप लोगों के घर में तार होगा बच्चों, देखे होंगे तार होगा, उसके जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो उसके चारों ओर जो कॉपर का वायर उसके चारों एक लेयर का निर्माण होता है, तो उस लेयर को बोलता हूँ मैं कॉपर ऑक्साइड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चों? कॉपर ऑक्साइड बोलता हूँ। तो कॉपर ऑक्साइड कैसे बना होगा? कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ होगा जिससे मेरा कॉपर ऑक्साइड बना होगा। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया मेरे को? अच्छा सर, अच्छा ये भी समझ आ गया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी देखो इसमें मैं क्या किया, एक बार मैंने अभी इसमें किया, मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया। क्या किया मैंने? ऑक्सीजन को ऐड किया। मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, उसको बोलता हूँ उपचयन अभिक्रिया बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चों? उपचयन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सी मतलब बच्चों ऑक्सीजन का ऐड, ऑक्सीजन का ऐड, इसको बोलते हैं ऑक्सी। अब देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं, हमारा जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया और कॉपर ऑक्साइड बनाया, मतलब काली परत बन गया। किसके ऊपर? ऑक्सीजन जब कॉपर से अभिक्रिया किया तो काली परत बन गया उसके ऊपर। किसके ऊपर? कॉपर के ऊपर। अब इस जो कॉपर ऑक्साइड बना है बच्चों, उसको मैं किससे क्रिया कराता हूँ? हाइड्रोजन से करा देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं? हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराता हूँ, उसको गर्म करता हूँ। तो उससे क्या होता है बच्चों? वाटर बाहर निकल जाते हैं, वाटर बाहर निकल जाते हैं और कॉपर जो पहले था वैसा बन जाता है। लेकिन बच्चों इसमें कुछ चेंजेस होता है। क्या चेंजेस होते हैं? पहले कॉपर जो चूर्ण था वो पहले बन गया काली परत बन गया, उसके ऊपर काला लेयर बन गया, उसके पास क्या बन गया? कॉपर का, सॉरी, कॉपर के ऊपर जो काला लेयर, ब्लैक लेयर बन गया। अब उसके बाद जब जैसे ही हाइड्रोजन ऐड किया तो वो ब्लैक लेयर है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ब्राउन कलर, भूरे कलर में कन्वर्ट हो गया। तो एक अभिक्रिया में क्या कर रहा हूँ बच्चों? एक अभिक्रिया में ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूँ, एक अभिक्रिया में मैं हाइड्रोजन को ऐड कर रहा हूँ। तो किसको बोलूँगा? वे अभिक्रियाएं जिसमें मैं हाइड्रोजन का ऐड करता हूँ, मतलब हाइड्रोजन को जोड़ता हूँ, उसको क्या बोलता हूँ मैं? क्या बोलता हूँ? उपचयन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? उपचयन। मतलब ऐसे भी बोल सकता हूँ कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की वृद्धि। देखो यहाँ पर कॉपर के पास कितने ऑक्सीजन है? एक भी ऑक्सीजन नहीं है, पर यहाँ पर कॉपर के पास कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। इस प्रकार वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की कमी हो, या फिर दूसरे भाषा में बोलेंगे वे अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, उसको बोलूँगा अपचयन। कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही होता है ना? दोनों एक ही होता है। देखो कैसे बोल रहा हूँ, पहला परिभाषा कैसे लिखोगे? वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन बोलूंगा। अब वे अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो उसको बोलूंगा अपचयन। पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन वो बोलोगे, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसको बोलूंगा उपचयन। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जिसको बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा? अपचयन। देखो यहाँ पर एक ऑक्सीजन था मेरे पास, कॉपर के पास कितने ऑक्सीजन थे? एक ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर कॉपर के पास कितने ऑक्सीजन है? एक भी ऑक्सीजन नहीं, ये वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो ठीक है, ये में क्या होता है? जिस अभिक्रिया में मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे मैं उपचयन, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या कमी होता है उसको बोलता हूँ मैं अपचयन बोलता हूँ। अच्छा सर, हम तो समझ गए अभी। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन, वे अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। क्या होते हैं? वे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होते हैं उसको बोलता हूँ मैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ बच्चों? रेडॉक्स। उपचयन अपचयन मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, अपचयन मतलब रिडक्शन। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, चलती हैं, उसको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे इस अभिक्रिया में दिया गया है मेरे को, चलो देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन से मैं रिएक्शन कराए तो कॉपर बन गया और इधर वाटर बन गया। तो देखो बच्चों क्या हुआ, देखो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में बदलना, क्या हुआ? ऑक्सीजन में क्या हुआ? कमी हुआ। यहाँ पर एक ऑक्सीजन थे, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ? अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ। लेकिन हाइड्रोजन के पास अभी एक भी ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है? एक ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन का योग। तो ऑक्सीजन किस में आ गया? इसमें ऑक्सीजन इस वाटर के पास आ गया। मतलब देखिए, फिर से देखिए, देखो कॉपर के पास एक ऑक्सीजन था, यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन में कमी, तो उसको बोलता हूँ अपचयन। अब वे अभिक्रिया जिसमें देखो हाइड्रोजन के पास अभी एक भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ गया, एक ऑक्सीजन मिल गया इसको, तो इसमें क्या हुआ? क्या हुआ? उपचयन। तो दोनों अभिक्रिया कैसे चल रही है? साथ साथ चल रही है, उसको बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहता हूँ। जिस प्रकार इसमें और देख लेते हैं बच्चों, क्या देख लेते हैं, यहाँ पर होता है
जिंक ऑक्साइड है, जिंक के पास एक ऑक्सीजन है, कॉपर के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में परिवर्तन क्या कहलाएगा? अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन। ठीक। और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होना, कार्बन का CO में कन्वर्ट होना, ये कहलाता है मेरा उपचयन। ठीक है। तो ऑक्सीजन का योग जिसमें अधिक होगा ऑक्सीजन, वो क्या होगा मेरा, मतलब ऑक्सीजन में वृद्धि होना चाहिए। वे क्या है, जिसमें लेफ्ट साइड ऑक्सीजन में कमी है लेकिन राइट साइड ऑक्सीजन में वृद्धि होगा, उसको मैं उपचयन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? उपचयन या ऑक्सीडेशन। और वे अभिक्रिया जिसमें लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीजन में क्या है, वृद्धि है, लेकिन राइट साइड में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, उसको बोलता हूँ मैं अपचयन बोलता हूँ। इस प्रकार से ये सभी अभिक्रियाएं हमको दी गई हैं। ठीक है, समझ आ गया? देखो बच्चों, हम लोग सीधे ऑक्सीजन के आधार पर समझे, मतलब अपचयन के मैं एक परिभाषा और दिया था। अपचयन मतलब किसे बोलता हूँ? जिसको हाइड्रोजन का योग हो, मतलब हाइड्रोजन में वृद्धि होगा लेकिन ऑक्सीजन में कमी होगा। हाइड्रोजन में वृद्धि लेकिन ऑक्सीजन में कमी, उसको बोलूंगा अपचयन। देखो एक बार फिर से नोट कर लो, उपचयन। उपचयन मतलब उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीजन में होगा वृद्धि लेकिन हाइड्रोजन में क्या होगा, कमी। ठीक। उसके बाद आता है अपचयन। अपचयन मतलब क्या समझ रहे हो? अपचयन मतलब अपचयन। ठीक है, अपचयन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन में क्या होता है बच्चों, कमी, लेकिन हाइड्रोजन में क्या होता है बच्चों, वृद्धि। तो समझ गए? अच्छा अच्छा सर, हम तो समझ गए। अब तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, जब जब उसमें देखो, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अभी जो लिखाया था, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कमी होता है। पदार्थ का जब अपचयन होता है तो ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। तो वही चीज़ बताऊँ, जहाँ पर भी अपचयन होगा वहाँ पर हाइड्रोजन में क्या होगा, वृद्धि होगा, ऑक्सीजन में कमी होगा। उपचयन होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन में वृद्धि होगा और हाइड्रोजन में मेरी कमी होगी। अच्छा सर, हम तो समझ गए। अब जैसे मैं एक रासायनिक अभिक्रिया संक्षारण किसे कहते हैं, जैसे आप लोग जंग लगे हुए देखे हो, लोहे के ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो लोहे में जंग लगना संक्षारण का एक क्या है, उदाहरण है बच्चों। क्या है? जो लोहे पर जंग लगना संक्षारण की उदाहरण है। जैसे आप देखा होगा, लोहे की बनी वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात वहाँ लालिमा युक्त मतलब लाल कलर का, भूरे टाइप का क्या हो जाता है, उस पर परत चढ़ जाता है। और वो क्यों होता है? प्रायः इस अभिक्रिया को लोहे का जंग लगना कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहे का जंग लगना। क्या होता है, जो हम लोग पहले लोहा लेके आते हैं घर बनाने के लिए, रॉड लेके आते हैं, वो पहले का चमकीला होता है, लेकिन कुछ दिन बाहर रख देते हैं, ठीक है, महीने दिन कैसे रख देते हैं, तो क्या हो जाता है, उसके कलर चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है, जैसे आप लोग चांदी पहनते हो, है ना, पहने रहते हैं गले में, हाथ में, पैर में, कहीं पर भी पहने रहते हैं, उसका भी कलर क्या हो जाता है, चेंज होता है। कॉपर का देखो, चांदी, तांबे आदि के ऊपर भी ध्यान देना होगा, जो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि वातावरण में कुछ नमी होता है बच्चों, जिसके कारण वो जो धातु है, जैसे चांदी है, लोहा है, वो क्या करता है, उससे अभिक्रिया कर लेता है, जिससे उस पर जंग लग जाता है। इस प्रक्रिया को मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, क्या बोलता हूँ, संक्षारण कहता हूँ। तो चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना क्या कहलाता है, संक्षारण का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से 12th में और पढ़ोगे, ध्यान देंगे, है ना। अब उसके बाद देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल के लोहे की लेडिंग, जहाज तथा धातु विशेष का लोहे की बनी वस्तु बहुत ही क्षति होती है। जैसे कोई भी पुल बनता है बच्चों, ब्रिज बनता है, ब्रिज बना होता है, ओवर ब्रिज बोलते हैं जिसको, वो क्या होता है, लोहे का बनाता है, लेकिन उस लोहे में जम लग जाता है, जिसके कारण लोहा कैसा हो जाता है, कमजोर हो जाता है बच्चों, जिसके कारण ब्रिज क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, लोहे की रेलिंग, जहाज, ये सभी में ऐसा होता है। तो क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष पैसा खर्चा होता है। तो आपको संक्षारण के बारे में जानकारी और आगे चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, क्या होता है। उसके बाद देते हैं विकृत गंधिता। विकृत मतलब अजीब सा, है ना। गंधिता मतलब गंध, मतलब जैसे होगे, देखे होगे, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है, जैसे वसा युक्त जो होगा, अधिक तेल वाला सामग्री होगा, उसको लंबे समय तक रखो तो उसमें स्वाद कैसा आता है, आप देखे होगे, स्वाद भी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वाद जो रहना चाहिए एक्चुअल में, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसको बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ, विकृत गंधिता। तो विपचित होने पर तेल व वसा विकृत गंधी हो जाता है। विपचित मतलब जो ऑक्सीकृत होता है, मतलब ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन का ऐड कहाँ से है सर, आप जो जैसे आप उसको कुछ भी तेल वाला कोई पदार्थ है, आप कहाँ किसी में रखो, एक डब्बे में रखे, अब तो कहीं से न कहीं से उसको ऑक्सीजन मिल ही जाएगा, क्योंकि वातावरण में सभी तरह ऑक्सीजन है, उससे मिल जाता है, और उसको जो गंध है उसको चेंज कर देता है, विकृत कर देता है ना, तथा उनका स्वाद और गंध भी बदल जाते हैं।
प्रायः तेली तथा वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन को रोकने वाले पदार्थ क्या मिलाते हैं हम लोग, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। मतलब प्रति ऑक्सीकारक वो चीज़ होते हैं बच्चों, जो वो क्या करते हैं, जो तेली पदार्थ होते हैं उसमें क्या करते हैं, हम उसको डाल देते हैं, जिससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन ना उससे अभिक्रिया नहीं कर पाता। किससे? जो तेली पदार्थ है उससे अभिक्रिया नहीं पाता। उस पदार्थ को मैं क्या बोलता हूँ, प्रति ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्यों धीमी हो जाएगी? क्योंकि वायुरोधी मतलब बच्चों जिसमें वायु एंट्री नहीं कर पाता, मतलब जो एयर है उस बर्तन के अंदर जा नहीं पाएंगे। जब बर्तन के अंदर जा ही नहीं पाएगा तो जो प्रोसेस है, जो तेली पदार्थों को विकृत कर दे रहा है, गंध को चेंज कर दे रहा है, स्वाद को चेंज कर दे रहा है, वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त कर देते हैं, ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। इसीलिए जो हम लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस नहीं भरा होता है। अगर ऑक्सीजन गैस भराओगे तो कुछ दिन बाद जो उसका स्वाद है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखोगे कई दिनों तक ही रख रहा चिप्स को लेोगे तो आपको स्वाद वैसा ही मिलता है जैसा उसका होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये पूरा मेरा क्या होता है बच्चों, ये पूरा मेरा चैप्टर ये कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका ना पूरा जो पीछे तरफ अभ्यास प्रश्न दिया है उसको पूरा सॉल्व करके आप लोगों को एक वीडियो के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसमें आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना पड़ता है बच्चों, कि बस आपके लिए जन सेवा है। आप लोग को मैं सहायता करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जो बटन है उसको आप लोग प्रेस कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर को मतलब नेक्स्ट चैप्टर उसको पढ़ेंगे। ओके बच्चों, बाय।